हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जी के जिस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट 16 तक हमने आपको करवा दिया है और सभी की प्ले भी हमने सब बना दी है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जिसके बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्षेप में ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं? दोस्तों लंबकोणीय प्रक्षेप जो है इसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं। ठीक है, लंबकोणीय प्रक्षेप में वस्तु या ड्राइंग की सही आकृति व आकार रूप बनते हैं, लेकिन ये आकृति 2 या 3 दृश्य में पूर्ण रूप से बनाए गए होते हैं। सममिति दृश्य में वस्तु की वास्तविक माप ली जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा होगी। दोस्तों हमको समय जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1 सेकंड। धारा कितनी दी गई है? 0.2 एम्पियर। प्रतिरोध कितना दिया गया है? 10 ओम दिया गया है। हम जानते हैं ऊष्मा बराबर होता है I² RT। I का मान कितना है? 0.2 और R का मान कितना है? 10 और 1 हमको समय दिया गया है। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8, पानी का घनत्व 10 का क्यूब किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब है। SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? दोस्तों SI मात्रक में चांदी का घनत्व जो होगा वो क्या होगा? ये होता है दोस्तों क्या, किसी पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। शुद्ध जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। जैसे चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब है, तब SI मात्रक में चांदी का घनत्व जो होगा ये होगा 10.8 × 10³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में छायांकित भाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जो भाग है छायांकित वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, यदि अगर ऐसे आपको दिख जाता, ये अपना दिया हुआ है और ऐसे आपको दिख जाता, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा, ये वाला भाग जो होगा ये क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, वृत्तखंड हो गया, ये अर्धवृत्तखंड हो गया और ये त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर या गतिज ऊर्जा अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यह विराम अवस्था में रहेगी, यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी वस्तुएं ज्यामितीय सतहों से घिरी हो तो एक सतह को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। निम्न में से कौन सी एकल वक्र सतह द्वारा ठोस है जो लुढ़काने से बन जाएगा? तो दोस्तों बेलनाकार। बेलनाकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई एक समान सतह आयत लुढ़काने लगे या किसी अक्ष के परित लुढ़कता हुआ माना जाए तो यह बेलन के जैसा आकार प्रदर्शित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जेनर डायोड के लिए सही चिन्ह चुनिए। तो दोस्तों जेनर डायोड के लिए सही चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एम्पियर। क्या होता है? हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? IT होता है या नहीं होता है? बताइए। होता है। अच्छा, तो T बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। Q/T हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Q आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो ये धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर ही तो होता है। तो एम्पियर क्या हो जाएगा? मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति होती है। दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति जो होती है ये होती है HP के नीचे और VP के पीछे। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं। एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु HP के नीचे व VP के पीछे स्थित होता है।
इस प्रोजेक्शन में प्रक्षेप तल वस्तु तथा दर्शक के बीच स्थित होता है। जो प्रक्षेप तल होता है कहाँ स्थित होता है? वस्तु तथा दर्शक के बीच में स्थित होता है प्रक्षेप तल। यह प्रक्षेप तल कैसा होता है? पारदर्शी होता है। एक पदार्थ के घनत्व को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन जो है इसके रूप में घनत्व को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला। तो किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। अर्थात किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। कितना? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। रदरफोर्ड के अल्फा कल्प प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में हम मापते हैं। किस में? मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का उपयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगाता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो दोस्तों पीडीए जो है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। एका, परम और क्रे3 ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति की अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाले कंप्यूटर है। अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकता है। एका, परम, क्रे3 सुपर कंप्यूटर है। पीडीए जो है एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है जिसका मुख्य कार्य व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन के रूप में कार्य करना होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो स्टाइलस जो है एक पेन जैसी आकृति होती है जिस पर पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बीट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। बीट शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बीट शब्द का अर्थ होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बीट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। बीट शब्द का अर्थ बाइनरी डिजिट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशन डेटाबेस में हैंडलिंग और खालिस्तान डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा एसक्यूएल। एसक्यूएल एक सरल क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग एक रिलेशन डेटाबेस में हैंडलिंग और यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें आंसर नहीं दिया है पूरी तरह से। तो एसक्यूएल की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यह एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है जिससे डेटाबेस को आदेश या निर्देश दिया जाता है। डेटाबेस निर्माण करना हो तो डाटा स्टोर करना या डिलीट या अपडेट करना हो तो इन सब के लिए अलग अलग आदेश होते हैं जिन्हें एसक्यूएल कहा जाता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। दोस्तों 2007 में टाटा कंप्यूटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो था ये था क्या? एका जो है, एका नामक सुपर कंप्यूटर को एशिया का सबसे तेज कंप्यूटर माना गया है। एका का संस्कृत में अर्थ संख्या 1 होता है। भारत में विकसित ऐसी प्रणाली को दुनिया के सबसे तेज 10 सुपर कंप्यूटर में शुमार किया गया है। यह टाटा समूह द्वारा विकसित विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? विश्व का चौथा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल गेट्स ने 1975 में खालिस्तान के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। तो दोस्तों बिल गेट्स ने पॉल जी एलन के साथ में 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। ठीक है, बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को स्थापित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो दोस्तों ये होगा 14.3 ग्राम। बात करते हैं एक्स्ट्रा फिट की। तो यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलो होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? 38% है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का घनत्व कितना होता है? 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आमतौर पर एक क्वार्टी कीबोर्ड में कुंजियां कितनी होती है? दोस्तों एक आमतौर पर क्वार्टी कीबोर्ड में कुंजियां होती है 104। कितनी होती है? 104 होती है। ठीक है, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 373 केल्विन। कितना होगा? 373 केल्विन। वायुमंडलीय दाब पर पानी का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और परम ताप T + 273 केल्विन, मतलब 100 + 273 373 केल्विन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? दोस्तों पी रोम मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं होती है। अच्छा बात करते हैं
पी रोम सहायक मेमोरी का भाग नहीं है, यह मुख्य मेमोरी का भाग है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक मेमोरी और एक होती है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जैसे रोम हो गया, पी रोम हो गया, कैशे मेमोरी इत्यादि। और द्वितीयक या सहायक मेमोरी की बात करें दोस्तों, तो सहायक मेमोरी में डाटा सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी इत्यादि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? दोस्तों फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का प्रयोग जो है ये सेकेंड जनरेशन के पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। फोर्ट्रान और कोबोल उच्च स्तरीय भाषा है, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में सबसे पहले इन भाषाओं का उपयोग हुआ था। फोर्ट्रान भाषा का उपयोग वैज्ञानिक और गणितीय अनुप्रयोगों के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। कोबोल भाषा व्यावसायिक भाषा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ए बी को कहा जाता है, तो दोस्तों ए बी क्या है? ये है व्यास। क्या हो जाएगा? ए बी, ये वाली ए बी जो क्या है? व्यास है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, वह वृत्त को दो समान बराबर भाग में काटे व्यास कहलाता है। एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं हमको बोलते हैं समांतर रेखाएं। अच्छा, ये एक केंद्र है, इसमें दो रेखाएं बनी इस प्रकार से एक ही केंद्र पे, तो ये कौन सी रेखा है? समांतर रेखा है। समांतर रेखा है कि नहीं? इन दोनों के बीच कई दूरी समान है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, तो कौन सी रेखाएं कहलाती है? समांतर रेखा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कोरल सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरल सागर में। प्रवाल भित्तियाँ मूंग की चट्टानें समुद्र के अंदर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो दोस्तों ये होगा एशिया महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा। ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में एशिया पहले स्थान पर है। ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिक क्रांति के बाद से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? दोस्तों कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल जो है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में है। कस्तूरी मृगों की बड़ी संख्या हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन वातावरण इनके निवास के अनुकूलतम होते हैं। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। कौन सा? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। और कौन सा? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।